नमस्कार बच्चों, हम अपनी पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2 का अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक में हमने अब तक शुरू के 3 अध्यायों का अध्ययन कर लिया है। आज चौथा अध्याय की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है डायरी के पन्ने। और ये एन फ्रैंक द्वारा लिखी गई डायरी के कुछ अंश अपने पाठ्य पुस्तक में शामिल किए गए हैं। हिंदी साहित्य में ये डायरी लेखन की विधा में शामिल किया जाता है। हिंदी के क्षेत्र में ये डायरी एक अलग ही विधा होती है। जैसे डायरी लेखन, जैसे कहानी होती है, निबंध होते हैं, नाटक होती है, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण होते हैं, वैसे ही डायरी लेखन भी हिंदी की एक विधा है, हिंदी को लिखने की एक शैली है। तो इसी शैली का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने पिछले वाली वीडियो में थोड़ा पाठ परिचय और ये जो लेखिका परिचय इनके बारे में पढ़ लिया था। एन फ्रैंक है, ये है जर्मनी की एक लड़की है जिसने 13 वर्ष की आयु में अपनी डायरी लिखना शुरू कर दिया था। उसने किस प्रकार जर्मनी में नाजियों के यातना गृह में यातनाएं भोगी, किस प्रकार के नाजियों ने यहूदियों को कष्ट पहुंचाया था। देखो, मेरा एक विचार है कि जब आप ये डायरी लेखन पढ़ रहे हो ना, इससे पहले थोड़ा हिटलर के बारे में, उसकी नाजी पार्टी के बारे में थोड़ा परिचय प्राप्त कर लेना आप, कि हिटलर कौन था, नाजी पार्टी क्या थी, वे किस प्रकार कार्य करते थे। तो उनसे आपको थोड़ा ये पाठ समझने में आसानी हो जाएगी। तो थोड़ा गूगल करना, विकीपीडिया पर सारा हिटलर का मिल जाएगा, सब कुछ, सारा इतिहास मोटा मोटा 15-20 मिनट लगेंगे, पढ़ने में ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि हिटलर क्या था। देखो, हिटलर थोड़ा बता देता हूँ मैं आज। हिटलर का जन्म 1889 में हुआ, 1945 में उसकी मृत्यु हुई थी। लेकिन हिटलर ने जर्मनी पर शासन 1933 से 1945 तक किया। 1933 से 1945 तक हिटलर एक गजब का वक्ता था। लोग उसकी बातें बड़े मग्न होकर सुनते थे। बातों में जो होते थे श्रोताओं, उन श्रोताओं को वह मोहित कर लेता था। हिटलर का विचार था कि हिटलर के गुरु थे, उस गुरु का विचार था वैसे तो ये, कि एक झूठ को यदि 100 बार चिल्ला चिल्ला कर कहा जाए तो वह सत्य हो जाता है, सच हो जाता है। उसका ये भी विचार था कि जो हिटलर की जो जाति है, जो नाजी बोलते हैं, नाजी एक पार्टी भी थी, नाजी पार्टी। नाजी पार्टी का वैसे पूरा नाम था राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी। राष्ट्रीय समाजवाद जर्मन कामगार पार्टी, इसको संक्षेप में नाजी पार्टी कहते थे। तो उसका विचार था कि जर्मनी के जो लोग हैं ना, जो जर्मनी के जो मूल निवासी हैं लोग हैं, वे श्रेष्ठ नस्ल के हैं, श्रेष्ठ जाति है, तो उन्हें इस संसार पर अधिकार करना चाहिए, उसका विचार था। और जो यहूदी हैं वे रंग में और रक्त में श्रेष्ठ नहीं हैं। तो उसने यहूदियों का नाश करना शुरू कर दिया। उन्हें बड़े बड़े कमरों में बंद करके, गैस चैम्बर में बंद करके और गैस चला करके उन्हें मौत के घाट उतार देता। तरह तरह से उन्हें मौत के घाट उतारा। यहूदियों को बड़ा उसने कष्ट दिया और मौत दी उन्हें तरह तरह से तरीके से। उसका ये भी विचार था कि श्रेष्ठ नस्ल को ही पैदा होना चाहिए, कि जो सबसे शक्तिशाली है, जो सबसे ताकतवर है ना, उसे ही जीवित रहने का अधिकार है। और वह स्वयं की जाति को श्रेष्ठ और सबसे ताकतवर मानता था। जो कोई ऊंचाई में कम है, बौने हैं, कोई बीमार है, लंगड़ा है, लूला है, काना है, मतलब इस प्रकार के जो व्यक्ति थे ना, तो हिटलर के अनुसार उन्हें अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वह आने वाली पीढ़ी को भी कमजोरी पैदा करेंगे। तो जो रंग में और रक्त में श्रेष्ठ है, उन्हें ही अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो जो बीमार, छोटा मोटा, गरीब, काला कलूटा है ना, इन सब को उसने मारना शुरू कर दिया, गैस चैम्बरों में मारता। तो हिटलर तो मतलब बहुत एक हिटलर के बारे में कितनी किताबें लिखी हुई हैं जर्मनी के बारे में, तो इसको पूरे तौर से समझना एक हमारे इस पाठ में थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा आपसे निवेदन है कि हिटलर के बारे में थोड़ा विकीपीडिया, थोड़ा गूगल करना और थोड़ा उसको पढ़ना, समझना। उसके बाद में आपको ये डायरी के पन्ने हैं, जो एन फ्रैंक के विचार हैं, वे समझने में आसानी हो जाएगी कि उसने किस प्रकार अज्ञातवास में जाना स्वीकार किया, क्यों जाना स्वीकार किया, क्या कारण रहे होंगे,
क्या क्या वे यातना देता था, तो वे किस प्रकार का वह भय का माहौल उस समय जर्मनी में था। तो ये थोड़ा हिटलर के बारे में आप पहले से थोड़ा परिचित हो जाओ, उसके बाद में इस ये डायरी के पन्ने पढ़ेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो एन फ्रैंक के बारे में पढ़ लिया था और डायरी के पन्ने में क्या लिखा है थोड़ा पाठ परिचय भी हमने पढ़ लिया था। तो आज हम डायरी की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये बुधवार 8 जुलाई 1942 का पन्ना हमारे सामने है और ये प्यारी किट्टी, किट्टी क्या है, गुड़िया है उसकी एक, मैंने बताया ना उसने अपनी एक पाठ परिचय पढ़ा था, एक गुड़िया को संबोधित करते हुए ये डायरी लिखी है। तो सबसे पहले हमारे सामने जो पन्ना है, जो डायरी का पृष्ठ है, वह 8 जुलाई 1942 को लिखा हुआ है। कब का? बुधवार का। लेकिन इसमें बताएगी वो थोड़ा पीछे का बारे में बताएगी। क्या लिख रहा है? प्यारी किट्टी, ऐसा लग रहा है मानो रविवार के बाद से बरसों बीत गए हों। बुधवार को लिख रही है, लेकिन लिख रही है कि रविवार के बाद में सोमवार, मंगलवार और तीसरा दिन बुधवार है ही, लेकिन ऐसे मान रहे हैं कि 3 दिन में ही बरस बीत गए हों। इतना कुछ हो गया है जैसे पूरी दुनिया ही उलट पुलट गई। लेकिन जैसा कि तुम देख सकती हो किट्टी, मैं जिंदा हूँ। लेकिन ये मत पूछो कि कहाँ और कैसे, क्योंकि वह अज्ञातवास में आ गई थी। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसमें शायद ही कोई बात तुम्हारे पल्ले पड़े, इसलिए मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ कि रविवार की दोपहर को क्या हुआ था। ये लिख रही है बुधवार को, लेकिन अब वो बताएगी कि रविवार की दोपहर को क्या हुआ था। 3 बज चुके थे, हेलो लड़का जा चुका था, लेकिन वह दोबारा फिर से आने वाला था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। चूँकि मैं बालकनी में धूप से अलसाई सी बैठी पड़ रही थी, इसलिए मुझे घंटी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। कुछ देर बाद रसोई के दरवाजे पर मार्गोट नज़र आई। मार्गोट उसकी बड़ी बहन है फ्रैंक की। वह बहुत गुस्से में थी। पापा को एएसएस, ये जर्मनी की जो नाजी पार्टी थी ना, उसका एक संगठन था, से बुलाए जाने का नोटिस मिला है। वह फुसफुसाई। माँ मिस्टर वानदान इनके साथ में रहने वाला एक परिवार था, वानदान को देखने गई हुई थी। मिस्टर वानदान पापा के बिजनेस पार्टनर हैं, साझेदार हैं बिजनेस में, और उनके अच्छे दोस्त हैं। मैं अवाक रह गई। अवाक इसलिए रह गई कि पापा को एएसएस से बुलावा आया। बुलावा? हर कोई जानता था कि बुलावे का क्या मतलब होता है। यातना शिविरों के नज़ारे और वहाँ की कोठरियों के दृश्य मेरी आंखों के आगे तैर गए। हम अपने पापा को इस तरह की नियति के भरोसे कैसे छोड़ सकते थे? हम उन्हें हरगिज नहीं जाने देंगे, मार्गोट ने उस वक्त कहा था जब वह ड्राइंग रूम में माँ की राह देख रही थी। माँ मिस्टर वानदान से पूछने गई कि हम कल ही छुपने की जगह पर जा सकते हैं। वानदान परिवार भी हमारे साथ जा रहा है। हम लोग कुल मिलाकर 7 लोग होंगे। मौन, यानी चुप। हम आगे बात ही नहीं कर पाए। ये ख्याल कि पापा यहूदी अस्पताल में किसी को देखने गए हुए हैं, माँ के लिए इंतज़ार की लंबी घड़ियाँ, गर्मी, सस्पेंस, इन सारी चीज़ों ने हमारे शब्द ही हमसे छीन लिए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। ये हेलो ही होगा, मैंने कहा था। दरवाज़ा मत खोलो, मार्गोट ने हैरान होते मुझे रोका। तो ये भी उसमें थी कि कोई भी जो हिटलर नाजी पार्टी की जो गुप्त पुलिस थी वह भी आ सकती थी, यानी एएसएस के सदस्य भी वहाँ पर आ सकते थे। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमने नीचे से ही माँ और मिस्टर वानदान को हेलो से बातें करते हुए सुन लिया था। तब दोनों ही भीतर आए और उनके पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। जब भी दरवाजे की घंटी बजती तो मुझे या मार्गोट को उचक कर नीचे देखना पड़ता कि क्या पापा आ गए हैं। हमने किसी और को भीतर नहीं आने दिया। मुझे और मार्गोट को बाहर भेज दिया गया, क्योंकि वानदान माँ से अकेले में बात करना चाहते थे। जब मैं और मार्गोट बेडरूम में बैठे बातें कर रहे थे, तब उसने मुझे बताया कि यह बुलावा पापा के लिए नहीं बल्कि खुद उसके लिए था। कौन सा बुलावा? एएसएस से जो बुलावा का जो नोटिस मिला था ना, वह है उसके पापा के लिए नहीं, उसकी बड़ी बहन मार्गोट के लिए था। तब इस दूसरे सदमे से मैं तो चीखने लगी। मार्गोट 16 बरस की थी।
तय है कि वे लोग इस उम्र की लड़कियों को उनके खुद के भरोसे यहाँ से भेजना चाहते हैं, लेकिन भगवान का शुक्र है वह नहीं जाएगी। माँ ने मुझसे यही कहा था। पापा जब मुझसे छिपने की जगह पर जाने की बातें कर रहे थे तो उन्होंने भी शायद यही कहा होगा। तो बुलावा किसके लिए था? उसके पापा के लिए नहीं, उसकी बड़ी बहन है। वह खुद 13 वर्ष की थी, उसकी बड़ी बहन 16 वर्ष की, तो उसकी बड़ी बहन 16 वर्ष के लिए वह बुलावा आया था। अज्ञातवास। हम कहाँ जाकर छुपेंगे? शहर में, किसी घर में, किसी परछत्ती पर, मतलब ऊपर की छत पर? कब, कहाँ, कैसे? ये ऐसे सवाल थे जो मैं पूछ नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी ये सवाल मेरे दिमाग में कुलबुला रहे थे। पूछ क्यों नहीं सकती थी? क्योंकि वह इस घर में सबसे छोटी और 13 वर्षीय एक लड़की थी, तो उसे घर के जो बड़े सदस्य थे वह सारी बातें बताना उचित नहीं समझते थे, तो उसे सारी बातें बताते भी नहीं थे। लेकिन इसके दिमाग में ये बात ज़रूर थी कि हम अब कहाँ जाएंगे? किसी शहर में छुपेंगे, कि किसी घर में छुपेंगे, कि किसी छत पर छुपेंगे? हम कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे रहेंगे? ये सारे प्रश्न उसके दिमाग में आ रहे थे। मार्गोट और मैंने अपनी बहुत ज़रूरी चीज़ें एक थैले में भरनी शुरू की। सबसे पहले अपने थैले में ये डायरी ठूसी। हमने पढ़ा कि उसके 13वें जन्मदिन पर वह डायरी एक उपहार में मिली थी। उसी डायरी को उसने सबसे पहले अपने थैले में ठूसा। इसके बाद मैंने कलर, रुमाल, स्कूली किताबें, एक कंघी, कुछ पुरानी चिट्ठियाँ थैले में डाली। मैं अज्ञातवास में जाने के ख्याल से इतनी अधिक आतंकित, घबराई हुई, भयभीत थी कि मैंने थैले में अजीबोगरीब चीज़ें डाली। फिर भी मुझे अफसोस नहीं है। स्मृतियाँ यानी पीछे की यादें मेरे लिए पोशाकों की तुलना में ज़्यादा मायने रखती हैं। इसलिए उसने क्या डाली? कुछ चिट्ठियाँ, किताबें स्कूल की, कुछ रुमाल, इस प्रकार की चीज़ें उसने ज़्यादा डाली। तब हमने मिस्टर क्लीमैन को फ़ोन किया कि क्या वे शाम को हमारे घर आ पाएंगे। मिस्टर वान दान चले गए ताकि मिएप को लेवा ला सकें। मिएप आई और वादा किया कि वे रात को एक बार फिर आएंगी। वे अपने साथ जूतों, ड्रेसों, जैकेटों, अंडरवियरों तथा स्टॉकिंग्स से भरा एक थैला लेकर गई। इसके बाद देखो, अगर वो एक घर छोड़ते, एक साथ बहुत सारे बैग लेकर जाते तो शक हो जाता कि ये गायब हो रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं दूसरी जगह। इसलिए एक साथ बहुत सारे जूते, कपड़े यानी बैग नहीं ले जा सकते थे। इसके बाद हमारे फ्लैट में सन्नाटा छा गया। हम में से किसी को भी खाना खाने की इच्छा ही नहीं हुई। मौसम अभी भी गर्म था। सारी चीज़ें जैसे हमारे लिए अजनबी होती चली जा रही थी। हमने अपना ऊपर वाला एक बड़ा कमरा टिशेक ब्रश के एक विधुर मिस्टर गोल्डस्मिथ को किराए पर दे रखा था। तय था कि उसे उस शाम कोई काम धंधा नहीं था। उसके बावजूद, हमारे कई इशारों के बावजूद, वह रात 10 बजे तक वहीं पर मंडराता रहा। मिएप और जॉन गेज रात 11 बजे आए। मिएप 1933 से पापा की कंपनी में काम कर रही थी और इसलिए पापा के करीबी दोस्तों में थी। उसके पति जॉन भी पापा के अच्छे दोस्त थे। एक बार फिर जूते, स्टॉकिंग्स, अंडरवियर और किताबें मिएप के गहरे बैग और जॉन की जेबों में गायब हो रही थी। यानी ये सामान धीरे धीरे बाहर निकाल रहे थे, लेकिन कुछ एक बैग में और जेबों में डाल कर ले जा रहे थे। 11:30 बजे वे खुद भी विदा लेकर चले गए। मैं बुरी तरह से थक गई। फिर भी एक बात मैं अच्छी तरह जानती थी कि यह रात मेरे अपने बिस्तर में मेरी आखिरी रात है। तो ये विचार उसे भयभीत कर रहा था, आतंकित कर रहा था कि मैं अपने घर में, अपने बिस्तर में मेरी ये आखिरी रात है। उसके बाद में मैं कभी यहाँ पर आऊँ नहीं आऊँ, ये उसे विचार उसके दिमाग में निरंतर चल रहे थे। मैं जैसे घोड़े बेचकर सोई। मेरी नींद अगली सुबह 5:30 बजे मार्गोट के जगाने पर ही खुली। किस्मत से सुबह रविवार की तरह गर्म नहीं थी। दिन भर गर्म बरसात
की फुहारें पड़ती रही। हम चारों ने अपने बदन पर इतने ज़्यादा कपड़े ले लिए थे मानो हम रात फ्रिज में गुजारने जा रहे हों। वजह सिर्फ इतनी सी थी कि हम अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ले जाना चाहते थे। हम जिस स्थिति में थे उसमें कोई यहूदी व्यक्ति कपड़ों से भरा सूटकेस ले जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैंने 2 बनियानें, देखो उसने क्या क्या पहनी, 2 बनियानें, 3 पैंटें, 1 ड्रेस, उसके ऊपर 1 स्कर्ट, 1 जैकेट, 1 बरसाती, 2 जोड़ी स्टॉकिंग्स, भारी जूते, 1 कैप, 1 स्कार्फ और इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ और पहन रखा था। घर से निकलने से पहले ही मेरा दम घुटने लगा था, लेकिन किसी को भी परवाह नहीं थी कि मुझसे पूछे, एन कैसा लग रहा है तुम्हें। यानी ये बहुत दुखी थी, इतने कपड़े पहन करके इसका जी घुट रहा था, दम घुट रहा था, लेकिन सभी परेशान थे, सभी दुखी थे। तो इससे किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हें इस समय कैसा लग रहा है। मार्कोट ने अपने थैले में स्कूल की किताबें ठूंस ली, उसकी बड़ी बहन ने, और वह अपनी साइकिल लेने चली गई और फिर वह मिएप की निगरानी में अज्ञात जगह के लिए रवाना हो गई। सोमवार को कुछ भी रहा हो, मेरे लिए तो वह एक अनजान जगह ही थी, क्योंकि मुझे अभी भी पता नहीं था कि हम कहाँ जाने वाले हैं। 7:30 बजे हमने भी अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। मुर्तजे ही एकमात्र ऐसी जीवित प्राणी थी जिसे गुड बाय कहना था। हमने गोल्ड स्मिथ के लिए जो नोट छोड़ा उसके अनुसार बिल्ली को पड़ोसियों के यहाँ छोड़ा जाना था। वे ही अब उनकी देखभाल करने वाले थे। खाली बिस्तरे, मेज़ पर बिखरा नाश्ते का सामान, रसोई में बिल्ली के लिए शेर भर मीट, ये सारी चीज़ें यही दिखाती थी कि हम बहुत ही हड़बड़ी में छोड़ कर गए हैं। देखो, घर छोड़ा तो इतना कितना महसूस हो रहा है कि बिस्तर वैसा का वैसा छोड़ दिया, मेज़ पर नाश्ता बिखरा हुआ था, रसोई में बिल्ली के लिए मीट भी रखा हुआ था। मतलब अपनी सारी चीज़ें, अपना सब कुछ वह छोड़ करके अज्ञातवास के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर उसने जन्म लिया, जहाँ पर वह बचपन से लेकर के अब तक खेलती हुई आ रही है, रहती है, खाती है, पढ़ती है। उन सभी चीज़ों से उसे, और सभी को प्यार ही होता है अपनी चीज़ों से, लेकिन उन सभी चीज़ों को छोड़ करके उसे अज्ञातवास में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। लेकिन इम्प्रेशन छोड़कर जाने में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। हम तो किसी भी तरह वहाँ से निकल जाना चाहते थे और कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुँच जाना चाहते थे, और कोई बात मायने नहीं रखती थी। बाकी कल तुम्हारी एन। तो ये कब की है? 1942, 8 जुलाई बुधवार को उसने एक डायरी का पन्ना लिखा। तो ये डायरी का पन्ना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पन्ने में उसने अपने अज्ञातवास में जाने से पहले वाले दिन और अज्ञातवास में गए, किस प्रकार गए, इस चीज़ का उसने वर्णन इसमें किया है। तो बाकी का जो अगला दिनांक है वह है 9 जुलाई 1942। ये हमने पढ़ा है 8 जुलाई का और ये 9 जुलाई का है आगे वाला, तो इसका दिन हमें कल करेंगे, ये हमें कल पढ़ लेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल। धन्यवाद।